देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ना पूरा फलक्रम है पूरे फिजिक्स का। इसको अच्छे से अगर आप समझेंगे तो फ्रिक्शन है इसके बाद, या फिर जो भी मैकेनिक्स का पोर्शन है वो सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, हर जगह इसका यूज है ना, हर चैप्टर में आप इसका यूज देखेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर पे थोड़ा समय अच्छे से बिताना है और अच्छे से समझना है इस चैप्टर। अब हम लोग नॉर्मल अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट था, इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट था तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या कर देते थे, जीरो से इक्वेट कर देते थे कि भाई एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है उसको जीरो से इक्वेट कर दो, वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स है उसको जीरो से इक्वेट कर दो। मतलब एक्स वाई प्लेन में हम लोग चेक करते थे और एक्स डायरेक्शन में जीरो पे, वाई डायरेक्शन में जीरो पे फोर्सेस को करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे दो इक्वेशंस को, और हम लोगों को जो अननोन था, जो वेरिएबल था, उसका वैल्यू हम लोग को पता चल जाता था। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर पार्टिकल, हम लोग को पता है समेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये समेशन साइन है, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हैं वो सब का वैल्यू जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, सो अगर इसको कंपोनेंट मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट में अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, तब भी ये वैलिड रहेगा। मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली summation of all the forces in y direction, mass into acceleration in y direction। उसी तरह sum of all the forces in z direction, mass into acceleration in z direction। मतलब हम पूरे फोर्स को तीन पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ये तीन पार्ट में हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं और उसके बाद तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इक्वेशंस को लिखते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। और वहां पे हम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, कर लेगा नहीं, इतना बस ठीक है, sum of all the forces in x direction is max, sum of all the forces in y direction is may, or sum of all forces in z direction is maz। ठीक है। So according to Newton's second law for a system, external force, बेटा आशीष अपना ना वो म्यूट कर लो बेटा, जब जब आपको बोलना होगा ना तो अनम्यूट करके बोल लेना आप कंप्यूटर। यस सर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि भाई सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी हम लोगों ने देखा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहर से जो फोर्सेस लग रहा है किसी सिस्टम पे, ये तो पार्टिकल पे हो गया। अब अगर सिस्टम की बात करें, मान लो दो तीन मासेस साथ में जुड़े हुए हैं या फिर दो तीन ऑब्जेक्ट साथ में जुड़े हुए हैं तो उसको पूरा सिस्टम हम मानते हैं। उस सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालना है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो उस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। मान लो दो तीन पार्टिकल मिला के एक सिस्टम बना रहा है और इस सिस्टम पे बाहर से जो फोर्स लग रहा है उन सब को जो सम ले लेंगे तो सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उन सब के मास को जोड़ के इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि सिस्टम में सारे मासेस को हम लोग साथ में जोड़ के चलते हैं। तीसरा चीज क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो जिधर नेट फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जिधर नेट फोर्स लग रहा है। मतलब वेक्टर एडिशन अगर हम सारे फोर्सेस का करें, उनको ऐड करके मास इनटू एक्सेलरेशन हम लिखते हैं, तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम लोग का एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। अब इन सब चीज का मतलब समझने के लिए क्वेश्चंस करना जरूरी है। क्वेश्चन करेंगे तो फिर मतलब समझ में आएगा, जो भी थ्योरी अभी लिखे हैं हम लोग। क्या कहता है कि एग्जाम्पल 37, अ ब्लॉक ऑफ मास m
is 10 kg, मास जो इस ब्लॉक का है 10 kg है, इज पुल्ड बाय अ फोर्स 100 न्यूटन, एक फोर्स हमने लगाया 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, मास इसका 10 kg हो गया, एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ, विद द हॉरिजॉन्टल अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द ब्लॉक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम ये है कि इस ब्लॉक का खुद का एक वेट होगा नीचे के तरफ mg, एक नॉर्मल रिएक्शन हुआ ऊपर के तरफ n, और इसके इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, ठीक है, जिसका दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे। अभी हमने बोला था कि भाई दो कंपोनेंट में हमेशा हम लोग कोई भी अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो कंपोनेंट होता है जिधर एंगल थीटा होता है वो कंपोनेंट कॉस थीटा कहलाता है, एफ कॉस थीटा हो गया, और जिधर एंगल थीटा नहीं है वो साइन कंपोनेंट हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ये दो कंपोनेंट हो गए, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब हम लोग इसके, बिकॉज हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया, हम लोगों ने बोला था कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसको हम लोग अलग लिखेंगे और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम लोग अलग लिखेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में जो हम लोग लिखे थे बाई समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस कौन कौन से हैं, सो राइटिंग द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली इसको लिखते हैं। जब एक्स डायरेक्शन में इसको लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा, देखो एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है जो कि एफ कॉस थीटा, और कोई फोर्स नहीं है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो ए है, ठीक है, एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो वाई डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी है ना वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इधर से हम खींच के इधर लेके जा रहे हैं तो ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में सिंस देयर इज नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, hence since there is no motion in y direction, hence the body will move only in x direction with acceleration equal to a। तो m into a लिख लिया हमने, f cos थीटा, f का वैल्यू है 100, cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू मास है 10 kg इंटू एक्सेलरेशन a। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, सो ये इसको कट करेंगे 5 हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। बी पार्ट सेकेंड पार्ट है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे, ये क्या है इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है mg उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा n प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों का सम वेट के बराबर होगा। ऊपर दो फोर्स लग रहा है n और f साइन थीटा, दो फोर्स लग रहा है, और नीचे एक ही फोर्स है mg, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक जो है वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है।
नॉर्मल फोर्स हम लोग को निकालना था, n का वैल्यू निकालना है। सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास हमारे पास 10 है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू n प्लस फोर्स हो गया 100 साइन 30 डिग्री। सो अब हम लोग वैल्यू 10 इंटू 10 100 होता है, इज इक्वल टू n प्लस 100 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, ये 50 हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 50 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग बेसिकली डिसाइड कैसे करते हैं कि वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है? तुम f साइन थीटा निकालोगे, f का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन है, तो 100 इंटू साइन थीटा 100 इंटू साइन 30 डिग्री कर लेंगे तो ये 50 न्यूटन होता है। मतलब ऊपर फोर्स फोर्स जो हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन और इसका वेट कितना है नीचे के तरफ m इंटू जी, मतलब 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो गया। तो वेट 100 न्यूटन है, mg का वैल्यू और ये f साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग निकालो। तो हमें पता है, देखो वेट ज्यादा है, मतलब अगर ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वेट से कम है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। अगर ये f साइन थीटा 100 न्यूटन से बड़ा हो जाता तब तो ये ऊपर भी मूव करता ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ये f साइन थीटा 100 न्यूटन से बड़ा नहीं है, इसीलिए देयर विल बी सम नॉर्मल रिएक्शन, मतलब थोड़ा सा इसका जो इफेक्ट कम होगा, ऊपर की तरफ खींचेगा इस फोर्स के वजह से। बट फिर भी जो वेट बिकॉज ज्यादा है उसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा इसमें लगेगा ऊपर की तरफ। क्लियर है बच्चों? यस सर। कोई भी क्वेश्चन को करो तो उसको पूरे अच्छे से समझो, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है उसको पूछा करो कि सर ये वाला चीज ऐसा होगा तो अब क्या होगा, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जो भी मन में सवाल आए, वो सवाल कोई जरूरी नहीं कि रेलेवेंट सवाल हो, है ना। तुम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना क्वेश्चन रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है ना। तो अगर उस क्वेश्चन को पूछोगे नहीं तो मन में फिर वो घूमता ही रहेगा, वो तब तक निकलेगा नहीं तुम्हारे मन से, तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए सवाल खूब पूछा करो, खूब रोका करो, खूब समझा करो चीजों को। उस क्लास में भले ना समझ, मतलब पूछ पाओ, अगर बाद में भी डाउट होता है अगली क्लास में पूछो, सर आप ये बता रहे थे इसके बारे में बताइए। जितना ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन होगा तुम्हारे तरफ और मेरे तरफ से, उतना ज्यादा आगे पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ में भी उतने अच्छे तरीके से। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। लिख भी लिया आपने? आशीष, तुमको सब चीज बोर्ड पे ठीक से दिखता है ना जब वो प्रोजेक्टर पे? यस सर। बहुत बढ़िया। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, ऊपर से पीछे से लग रहा है, उधर आगे की तरफ लग रहा था, ये फोर्स थोड़ा पीछे की तरफ लग रहा है। तो ये देखो दोनों में क्या फर्क है। पिछले केस में जो फोर्स लग रहा था उसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस मास का वेट इसका mg नीचे की तरफ है, एक फोर्स जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन। मतलब इस फोर्स को हम लोग x डायरेक्शन में बांट देते हैं और y डायरेक्शन में बांट लेते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। तो ये जो फोर्स है ये एंगल थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट इधर से लगेगा, जिधर थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये हो जाएगा f cos थीटा। और जिधर थीटा नहीं है वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं आशीष, आपको समझ में आता है या फिर उसको थोड़ा डिटेल में बताएं हम? में थोड़ा बताइए।
देखिए क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मान लीजिए हम लोगों ने किया था, उसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले हम लोगों ने ये बोला कि एक फोर्स ये है और ये एंगल थीटा था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ठीक है, इसका इफेक्ट, और यहाँ पर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो एक हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो फोर्स है एफ, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मान लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो हम लोग को पता है कॉस थीटा क्या होता है, ओ ए OA बराबर B। है ना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया। हाइपोटेनस ये जो ओबी है, इसके तरफ जो फोर्स है उसका नाम क्या रखा है हमने, एफ रखा है, ठीक है। F और इधर जो है ये एफ एक्स है और इधर एफ वाई, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है एफ एक्स और इधर एफ वाई। तो हम ओ ए को लिख लेते हैं एफ एक्स, ओ बी को लिख लेते हैं एफ। तो एफ को इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो गया, एफ कॉस थीटा। याद करने का तरीका ये है कि जिधर होगा थीटा उधर होगा कंपोनेंट कॉस थीटा, और cos theta। इधर थीटा नहीं है। जैसे ये वाला अगर हमको निकालना है, ये ए बी निकालना है, जैसे साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी अपॉन ओ बी। ए बी हमारा क्या है, एफ वाई के बराबर है, जो ये लंबाई होगी वो इस लंबाई के बराबर होगी एफ वाई। और ओ बी मेरा क्या है, एफ है, एफ को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एफ साइन थीटा, तो एफ वाई हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है। ये समझ तो लेते हैं, लेकिन याद इतना तो निकालने का समय होगा नहीं, तो हम लोग सीधे ध्यान रखते हैं कि जिधर एंगल थीटा वो हो गया कॉस, जिधर एंगल थीटा नहीं हो वो हो गया साइन। क्लियर है बेटा? Yes sir। अब ये mg नीचे लग रहा है, किसी भी चीज पे तुम कॉन्टैक्ट फोर्स जब लगाते हो, मतलब फोर्स जब लगाते हो, तो उस पे वापस रिएक्शन फोर्स आएगा। एक्शन फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन n। हमसे पहले पार्ट में पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन निकालो। तो देखो ऊपर से नीचे के तरफ जो फोर्स है वो एक mg है, और ये f साइन थीटा भी तो नीचे के तरफ ही इसका डायरेक्शन है, और ऊपर के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है n। तो y डायरेक्शन में बिकॉज कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, सिंस देयर इज नो मोशन इन y डायरेक्शन, सो इसीलिए जो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है n, उतना ही नीचे के तरफ फोर्स लगेगा mg प्लस f साइन थीटा। अब हम लोग के पास ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, n इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये पहला इक्वेशन। दूसरा पार्ट में एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है ब्लॉक का। एक्सेलरेशन तो इसी जो x डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है f cos थीटा, है ना, और वो राइट साइड में लग रहा है, और बिकॉज ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस पे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारे फ्रिक्शनलेस सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना फोर्स x डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, सो ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इन x डायरेक्शन इज f cos थीटा, और वो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू हो जाएगा f cos थीटा डिवाइडेड बाय m। अगर पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज था उसी के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, मान लो हमारे पास f का वैल्यू पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 100 न्यूटन दे रखा था, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू मान लो 30 डिग्री है, और उसके अलावा मास इज इक्वल टू 10 kg है। ये सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा n इज इक्वल टू मास 10 इंटू जी 10, और f साइन थीटा 100 इंटू साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, 50, 100 प्लस 50 नॉर्मल रिएक्शन 150 न्यूटन हो गया। और उसी तरह जो y डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है f cos थीटा मतलब 100 इंटू cos थीटा मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय मास 10। सो ये
अभी भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन 5√3 ही रहेगा, पिछले बार भी 5√3। बस नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये जो है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वेट को असिस्ट करेगा, दोनों फोर्स मिला के ग्राउंड को जिस फोर्स से पुश करेगा उसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो ये दोनों जुड़ गया, 100 न्यूटन और ये 50 न्यूटन दोनों जुड़ गया और टोटल 150 न्यूटन बना दिया नॉर्मल रिएक्शन को। पिछले केस में क्या हो रहा था कि बिकॉज हम लोग इसको ऊपर की तरफ खींच रहे थे तो ऊपर का एक कंपोनेंट इस वेट को कम कर रहा था। ये जो F sin थीटा था ये वेट से कम है, मतलब वेट को कम कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसमें ये जो 100 न्यूटन आया था और ये जो 50 न्यूटन आया था, 100 - 50 हम लोगों ने करके नॉर्मल रिएक्शन निकाला। जितने फोर्स से ग्राउंड को पुश करेंगे, ग्राउंड को पुश कर रहे हैं 100 - 50 से, तो उतना ही फोर्स ग्राउंड जो है ऊपर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन में क्वेश्चन बस नहीं समझ के रह जाना है, उस क्वेश्चन के आगे पीछे का कि क्यों ऐसा हो रहा है विजुअलाइज करना है, समझना है कि भाई यहाँ से ऊपर से कोई चीज को प्रेस कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वेट को हम और बढ़ा दे रहे हैं, तो नीचे से जो फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन वो बढ़ जाएगा। अगर हम उसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहे हैं, है ना, जैसे ये वाले केस में जो हम लोग इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इसके वेट को थोड़ा कम कर दे रहे हैं। नीचे कोई बंदा अगर है लेटा हुआ तो उसके ऊपर अगर हम कोई चीज को पकड़ के ऊपर लटक रहे हैं तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा। अगर पूरा छोड़ दिए उसी के ऊपर और मेरे ऊपर एक और बंदा आके हमको नीचे पुश कर रहा है तो जो नीचे लेटा हुआ बंदा उसको ज्यादा फोर्स लगेगा ना। इस तरह से समझना है चीजों को, डेली लाइफ से चीजों को जोड़ना है। जब डेली लाइफ से चीजों को जोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों साथ में है, इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट साइड से, जिसके वजह से ये अगर फोर्स ज्यादा होगा, इतना ज्यादा, यहाँ पे अगर स्मूथ रिजिड सरफेस है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेगा इस तरफ, ठीक है। और बिकॉज ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा, है ना। हम लोग राइट की तरफ पुश कर रहे हैं, भाई ये इसके साथ टच किए हुए है, कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट तो बरकरार रहेगा क्योंकि F फोर्स लगाएगा A पे, A लगाएगा B पे, और उसके वजह से दोनों साथ में मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन तो कॉमन ही रहेगा पूरे में, राइट। सो बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कॉमन है दोनों का, तो अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लें पूरा साथ में, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग साथ में एक सिस्टम मान लेते हैं, तो टोटल मास इस सिस्टम का, जब हम कहते हैं कि भाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन है। मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जा रहा है, कंसिडर both m1 and m2 as a system of particle। तो m1 और m2 को सिस्टम कंसिडर कर लिया, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है, m1 और m2 को जोड़ दो, m1 + m2 इंटू एक्सेलरेशन A हो गया, राइट। सो अब अगर हम लोग को एक्सेलरेशन A निकालना, पहले पार्ट में क्या निकालने बोला था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है, A will be equal to F divided by m1 + m2। तो जब इस तरह का केस, मतलब जब ब्लॉक्स साथ में होंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स होगा, तब एक्सेलरेशन जब निकालना होता है वो हमेशा फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस। तुम इसको फॉर्मूला के तरह भी देख सकते हो, F डिवाइडेड बाय
summation of all the masses is equal to summation of all the masses will be equal to acceleration. तो फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस, ए का मास है m1, बी का मास है m2, सम ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 कर देंगे तो a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाता है. ठीक है. अब आपको कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2. ठीक है. तो अब हम लोग को इन दोनों के बीच में जिस फोर्स से ये इसको पुश करेगा इधर, वही सेम फोर्स से ये इसको इधर पुश करेगा. राइट. तो ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया. मान लो ये जो है रिएक्शन आर है इधर, तो जो रिएक्शन फोर्स आर इधर लग रहा है, सेम रिएक्शन फोर्स इधर भी लगेगा आर. तुम नॉर्मल एन से भी कर सकते हो, बट नॉर्मल रिएक्शन जनरली हम लोग इसको शो करते हैं, तो इसको रिएक्शन आर से रिप्रेजेंट कर लो. कोई भी अल्फाबेट से हम लोग कर सकते हैं उसको. एन लिखो, आर लिखो, बात बराबर है. अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम पहले ए का बनाते हैं. ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इसमें पीछे के तरफ फोर्स लग रहा है आर, आगे के तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब राइट साइड में फोर्स लग रहा है एफ, लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है आर. क्योंकि ए बी को धक्का लगाएगा तो बी ए को वापस रिएक्शन फोर्स देगा, है ना, क्योंकि इसका कुछ वजन है, वेट है, उसके वजह से रिएक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट के तरफ. और नीचे के तरफ फोर्स है हमारा m1g और एक नॉर्मल रिएक्शन na. तो ये मेरा पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, m1 वाले मास का. अब इसका अगर हम लोग देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस मोशन है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको लिखेंगे तो जो टोटल फोर्स है F माइनस आर हो गया. माइनस आर क्योंकि F राइट में है, आर लेफ्ट में है, पॉजिटिव डायरेक्शन राइट को लेते हैं, तो F माइनस आर ये नेट फोर्स हो गया, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो ये जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो F माइनस आर इज इक्वल टू मास m1, और इधर जो हम लोगों ने बोला दोनों ब्लॉक साथ में a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो m1 a हो जाएगा. a हमने यहाँ से ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हमारे पास F माइनस आर इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन अगर हम लोग करें तो एक्सेलरेशन हमारा जो a का जो वैल्यू है सो जो a का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है. ये a का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो r का वैल्यू इससे हम लोग का निकलेगा F माइनस m1f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू r का वैल्यू. इससे हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं. अगर r इज इक्वल टू m1 प्लस m2 को हम लोग ले लेते हैं एलसीएम. एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा fm1 प्लस fm2 माइनस ऑफ fm1. fm1 कट गया तो मतलब f इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये जो रिएक्शन फोर्स है ना, इसको निकालने का एक और तरीका है कि हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का. जब सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लेट्स से ये जो m2 मास है तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है राइट साइड में r, इसका वेट m2g और इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ n2 मान लेते हैं. अब ये तो पूरा, ये भी पूरा सिस्टम a से मूव कर रहा है तो ये भी a से जाएगा. अब हम लोग को एक ही फोर्स लग रहा है राइट के तरफ r, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m2 इंटू एक्सेलरेशन. m2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा क्या है, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो इसका मतलब r कितना हो गया, m2 इंटू f बाय m1 प्लस m2. सो हम लोग दोनों तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के डायरेक्टली हम लोग को r मिल सकता है,
और यहाँ पे पहले हम लोग को इक्वेशन लिखेंगे और ए का वैल्यू करके सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ता है, जिससे आर का वैल्यू इधर जाके सॉल्व कर निकालते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आर निकालने। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir. अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लो 3 ब्लॉक्स आ गए, तो अब हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे इसको, और उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी करेंगे कि किस तरह से तीनों को साथ में करके कर सकते हैं। फिगर shows 3 smooth rigid blocks A, B and C lying on horizontal smooth rigid surface. A horizontal force F acts on the block A. तो ये जो फोर्स F है ये ब्लॉक A पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 और इसका मास m3 है। If blocks A, B and C are m1, m2, m3 respectively masses of block, calculate the acceleration of block. तो मैंने बोला था पहला पार्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग सिंपली, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बस एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक का सेम होगा ए, है ना। इसको पुश करोगे तो ये इसको पुश करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये इसको पुश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक रिएक्शन मान लो R1 हो गया इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है इन दोनों के बीच में R2 हो गया, ठीक है। सो ये जो नेट फोर्स है जिसकी वजह से ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालेंगे ए, दैट विल बी टोटल फोर्स। हम पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, है ना। सो तीनों ब्लॉक को सिस्टम मान लिया जाए यहाँ पे। सो कंसिडर all 3 blocks as a system. So consider all 3 blocks as a system. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, A is equal to F divided by summation of all the masses. मतलब F divided by m1 plus m2 plus m3, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया पहला पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 m2 और फिर m2 m3, मतलब पहले R1 निकालने बोला है फिर R2 निकालने बोला है। तो सेकेंड पार्ट के लिए पहले आप क्या कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाते हैं पहले वाले ब्लॉक का, राइट। सो अगर पहले वाले ब्लॉक का बनाएंगे, यहाँ पे m1 है, आप फोर्स लगा रहे हैं इधर F, और इधर जो फोर्स लग रहा है इस पे उल्टे साइड में ये लग रहा है R1, ठीक है। इसका वेट m1g और नॉर्मल रिएक्शन n1। तो इसका अगर हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू F माइनस R1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक है। So F minus R1 is m1 into A. So that is F minus of R1 m1 F by m1 plus m2 plus m3, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू है F डिवाइडेड बाय दिस। सो अब इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, F माइनस ऑफ m1 F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा रिएक्शन R1 के बराबर होगा, और रिएक्शन R1 इज इक्वल टू एक सेकंड
सॉरी बच्चों, तो R1 का जो वैल्यू हम लोग को निकालना था, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इसके साथ F के साथ ये सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और माइनस ऑफ M1 इंटू F। सो ये जो रिएक्शन R1 है, सो दिस इज इक्वल टू FM1 प्लस FM2 प्लस FM3 माइनस ऑफ M1F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस ऑफ M3। तो ये प्लस FM1 माइनस FM1 कट गया, तो R1 इज इक्वल टू F कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये R1 रिएक्शन फोर्स हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, पहले इसको तुम लोग समझ गए ना? इसको समझ गए, इसको हटाएं फिर। यस सर। तो अगर इसको दूसरे तरीके से समझो, तो दूसरे तरीके से समझना है कि हम लोग क्या मानते हैं, इसको पूरा, इस दो ब्लॉक को एक सिस्टम मानते हैं। दो ब्लॉक को अगर एक सिस्टम मानते हैं, तो इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है, तो इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है R1, है ना? हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है R1, राइट, इन दोनों ब्लॉक पे एक फोर्स R1 लग रहा है, इसका मास M2, इसका मास M3, और ये एक्सेलरेशन A से इधर जा रहा है। A का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे R1 इज इक्वल टू, इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो लग रहा है R1, दैट इज इक्वल टू पूरा मास, टोटल मास M2 प्लस M3 हो गया इनटू एक्सेलरेशन। सो R1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3, और एक्सेलरेशन हम लोग को पता था F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इसको करने से क्या है, आपको डायरेक्टली वैल्यू निकल गया एक बार में R1 का, है ना? हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये सब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुमको लगेगा क्या पता गलत आंसर आ जाएगा अगर साथ में करके। जिसमें भी डाउट होता है करके देख लो भाई, अलग अलग निकालने का तो सोल्यूशन है ही, वो तो सबसे आसान, सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज है, उसमें कभी गलती नहीं होगी। बट ये जो चीजें हैं, इसको समझ के, मेरे बताने से नहीं होगा। तुम जब क्वेश्चन करोगे तो तुम खुद से एक बार ऐसा लेके देखो कि ऐसे भी आंसर आता है क्या। वो एक्सपेरिमेंटेशन जब तक नहीं करोगे ना, तब तक फिजिक्स नहीं सीखोगे। हर बच्चे का अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप किया होता है, कोई टीचर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। टीचर एक राह दिखाएगा, हम तुमको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, दो तुम खुद से सीखोगे करके। तो जब तुम खुद से करके सीखने लगोगे, तब फिर तुम सही दिशा पकड़ लिए। उसके बाद तो फिर तुमको चैनल दिखाते रहना है और तुम फाइनली पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर। चलिए, तो अब ये हम लोग का कॉन्टैक्ट फोर्स निकल गया M1 और M2 के बीच में। कॉन्टैक्ट फोर्स M2 और M3 के बीच में अगर हम लोग को निकालना है, मान लो ये इसको R3 फोर्स से पुश कर रहा है, ये वापस इसको R3 से करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, M3 वाला जो ब्लॉक है, इस M3 वाले ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पे राइट साइड में एक फोर्स लग रहा है R3, इसका एक वेट है M3G, ऊपर के तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन N3 है, और ये ब्लॉक क्या है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है और उसके वजह से इसमें एक्सेलरेशन है। तो R3 किसके बराबर हो जाएगा, M3 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सो दिस इज इक्वल टू M3F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है बच्चों? यस सर।
अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। तो जो शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्टकट मेथड क्या है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि हम लोग को आर निकालने के लिए कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई अगर इधर से एक फोर्स लग रहा है F1, इधर से एक फोर्स लग रहा है F2, तो अगर हम लोग को R1 का वैल्यू निकालना है तो R1 का वैल्यू निकालने के लिए R1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3। R1 के राइट साइड में जितना ब्लॉक होगा, मतलब R जो रिएक्शन फोर्स और इधर से जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, इसके राइट साइड में दो ब्लॉक है, M2 है और M3 है। तो राइट साइड में जितना ब्लॉक है उसका सम M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय तीनों ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स हैं उन सब का सम, इनटू F1 माइनस F2। जो राइट साइड में फोर्स है F1, जो लेफ्ट साइड में फोर्स है वो उसको अपोज कर रहा है, तो F1 माइनस F2 प्लस ऑफ F2 जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है। उसी तरह अगर R2 निकालना होगा तो R2 के राइट में एक ही ब्लॉक है M3, तो यहाँ पे लिखेंगे M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F1 माइनस F2 प्लस ऑफ F2। सो ये हमारा ये फॉर्मूला है, मास ऑफ ब्लॉक्स बिटवीन R एंड F2, F1 माइनस F2 प्लस F2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये हमारा फॉर्मूला है। ये अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन बिना इक्वेशन लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट देखो क्या है ना कि जैसा मैंने बोला था, हमेशा स्टिक टू बेसिक्स। मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला है तो मैं समझा दे रहा हूं, बट तुम देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने ज्यादा फॉर्मूलेज हो जाएंगे कि तुमको याद रखना मुश्किल होगा। देखो अगर याद रख सकते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय बचेगा। बट अगर याद नहीं कर सकते हो तो वहां पे निकालना ही पड़ेगा। और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है कि ये फॉर्मूले से निकल के सही आएगा कि नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के बिना फॉर्मूले के भी। तो जब प्रैक्टिस करो तो दोनों चीज से प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन का भी प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर फिगर बिलो, ठीक है, सो फॉर फिगर बिलो फोर्स R1 बिटवीन 10 kg एंड 15 kg। हम लोग को जैसे ये निकालने बोला है, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है R1 निकालने बोल रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है R2 ये निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो R1 जैसे इधर फोर्स R2 इधर और इधर हो गया। तो अब अगर हम लोग को देखो फॉर्मूला से हम लोग करते हैं, तो R1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता था, इसके राइट में जितना वेट है, मास है, मतलब R1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा फॉर्मूला था, इनटू जो F1 माइनस F2 प्लस ऑफ F2। तो अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो M2 प्लस M3 कितना है, 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 प्लस 25 इंटू F1 माइनस F2 मतलब 200 माइनस 50 प्लस ऑफ F2 मतलब प्लस ऑफ 50। तो जो ये रिएक्शन फोर्स R1 होगा ये 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 200 माइनस 50 मतलब 150 प्लस ऑफ 50, 53 टाइम्स 40 इंटू 3 120 प्लस 50, ये कितना हो गया 170 न्यूटन। उसी तरह अगर तुम जो R2 निकालोगे तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके राइट में कितना है M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F1 माइनस F2 प्लस ऑफ F2। ये फॉर्मूला था, इसको अगर यूज करते हैं M3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 50 इंटू F1 माइनस F2 मतलब 150 प्लस ऑफ F2 दैट इज 50। तो 53 25 3 75 प्लस 50, तो ये हो गया 125। तो R2 इज इक्वल टू 125 मीटर। क्लियर है बच्चों? सर
तो ये, हाँ जी बेटा, किसी सर सर अगर F1 कम हो F2 से तो उल्टा हो जाएगा, ये F2 माइनस F1 प्लस ऑफ F1, तब एक्सेलरेशन इधर होगा ना। अभी हम लोग मान रहे हैं एक्सेलरेशन इस साइड में, एक्सेलरेशन उसके बाद इस साइड में होगा। तो जो ज्यादा है वो F1 लेंगे, मतलब ये 200 है ये 50 है, तब तक तो ठीक है। अगर मान लो ये होता है 250 और ये होता है 200, तो इसको चेंज कर दो, इसको लिख लो F1 और इसको लिख लो F2। और उसके बाद क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स R1 लिख लो, इसको रिएक्शन फोर्स R2 लिख लो, फॉर्मूला चेंज हो जाए। ठीक है, यस सर। उल्टे साइड से बस समझ लो, सारा चेंज हो जाए। तब उसमें R1 लिखोगे तो 15 प्लस 10, 25 डिवाइडेड बाय 50, और वैसे करेंगे 200, मतलब 250 माइनस 200 ऐसे करके सॉल्व। फॉर्मूला तो यूज करने से अच्छा है, मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि जो बेसिक्स हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो, इतना कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भाई R1 हम लोग को यहाँ रिएक्शन R1 निकालना है और R2 निकालना है। तो R2 पहले हम लोग मान लीजिए, क्योंकि ये 50 न्यूटन है, ये 200 न्यूटन है, हमको पता है ज़्यादा फोर्स राइट साइड में लग रहा है, तो इसीलिए ये राइट साइड ही मूव करेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले नेट एक्सेलरेशन इज समेशन, इस पूरे को सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मानोगे तो एक्सेलरेशन इज F1 माइनस F2 नेट फोर्स, मतलब F1 माइनस F2 इज टोटल masses M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो F1 है 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्सेलरेशन ए। 150 by 50 is acceleration A is equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन निकल गया, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से देखोगे तो इधर फोर्स लग रहा है F2, इधर फोर्स लग रहा है R2। तो हमारा R2 ज़्यादा होगा F2 से, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इसका ये 25 kg है। R2 माइनस F2 इज इक्वल टू 25A। R2 हमें निकालना है, माइनस ऑफ 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 75, तो F2 इज इक्वल टू 125। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, मतलब 2 मिनट भी नहीं, मतलब कुछ सेकेंड्स ज़्यादा लगेंगे तो उससे, लेकिन हाँ दिमाग में फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। R1 निकालना है यहाँ पे, तो R1 के लिए बस इसका वैल्यू बना लो। ये फोर्स लग रहा है 200, इधर लग रहा है R1 और इसका वेट है 10, और हम लोग एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हैं, A इज इक्वल टू 3। सो 200 माइनस R1 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। So R1 is equal to 200 minus 30, that is 170। आ गया दोनों? क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो मेरे हिसाब से ऑलवेज स्टिक टू बेसिक्स, बाकी फॉर्मूला आपके ऊपर है, आप याद करके करना चाहते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो हम लोग कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो दो ब्लॉक है, टू ब्लॉक्स A and B, each of mass M are placed on smooth horizontal surface. Two blocks F and two horizontal force F and 2F are applied on the block A and B respectively. देखो ये एक ब्लॉक है A जिसका शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक B है जिसका शेप ऐसा है, ठीक है। बिकॉज इसका सरफेस स्लैंट में है, इस पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक फोर्स मान लो जब इधर हम लोग जब इसको इधर पुश करेंगे, 2F क्या है, F से ज्यादा है, तो ये पूरा दोनों ब्लॉक मिलके किधर मूव करना शुरू करेगा, इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो ब्लॉक B है, A को जो पुश करेगा वो इसके सरफेस के अलॉन्ग, बिकॉज इसका सरफेस स्लैंट है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स,
तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स N इधर लगेगा, और इस पे ये जो A ब्लॉक है वो B पे जो रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो N इस तरफ। तो अब अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, राइट साइड वाले ब्लॉक का, ये हो गया हमारा राइट साइड वाला ब्लॉक, इस पे एक फोर्स F N लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 2F, ओके। हाँ जी बच्चों, तो ये 2F इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका जो वेट है नीचे के तरफ लगेगा Ng, और एक नॉर्मल रिएक्शन N डैश ये इस तरफ लग रहा है जो परपेंडिकुलर है ग्राउंड से। अब हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इसको दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये किसी एंगल पे लग रहा है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, मान लो थीटा है, तो हम लोग को पता है ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये फिर से थीटा होगा, तो इसको मान लेते हैं ये हो गया थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया जो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया n sin थीटा। ये कैसे एंगल ब्रेक किए ये समझ में आ गया, एंगल कैसे निकला भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना प्लेन से, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, थीटा होगा। आगे सबको समझ। यस सर। तो जिधर थीटा होता है वो n cos थीटा होता है, जिधर परपेंडिकुलर उसके, जिधर थीटा नहीं है वो n sin थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स को कंसीडर करना है। तो अब देखो ये पूरा ब्लॉक जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a से, क्यों, क्योंकि 2F जो है F से बड़ा है, 2F ग्रेटर देन F है, तो एक्सेलरेशन a से इधर मूव कर रहा है, राइट। तो पहले तो अगर हम लोग को नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा, पूरे 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 सिस्टम इसको मान लो, सो नेट एक्सेलरेशन a, नेट फोर्स क्या है 2F माइनस F इज इक्वल टू टोटल मास m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन a। 2F लेफ्ट साइड में है, F राइट साइड में है, तो नेट फोर्स हो गया 2F माइनस F, और इसका मास, टोटल मास जो है m प्लस m, 2F माइनस F हो गया, m प्लस m 2m हो गया, एक्सेलरेशन a का वैल्यू निकालेंगे F डिवाइडेड बाई 2m, ये पहला इक्वेशन मिल गया हम लोग को यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन लिख रहे हैं इस सेकेंड ब्लॉक के लिए, तो जो लेफ्ट साइड में फोर्स है 2F, राइट साइड में जो फोर्स है माइनस ऑफ n साइन थीटा, इज इक्वल टू मास इसका है m और एक्सेलरेशन a। अब हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, मतलब 2F माइनस n साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन F बाई 2m। ये हम लोग यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिए, m कट गया, 2F माइनस n इंटू 1/2 इज इक्वल टू F बाई 2, इस तरफ ले आओ, 2F माइनस F बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2, तो एलसीएम लेंगे 4F माइनस F, ये क्या हो गया 3F बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2, n कट गया, 2 कट गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 ऑफ F हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन 3F। क्लियर है बच्चों। यस सर। तो आज हम क्या करेंगे, आपको करीब
कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हैं वो भेजते हैं, उसको आप लोग को करना है, ठीक है, करके मुझे भेज दीजिएगा आप लोग। तो ये जितना पढ़ाए हैं इसको अच्छे से नोट्स वोट्स बना लीजिएगा, और 5-6 क्वेश्चंस जो भेजेंगे वो 6 क्वेश्चंस करके आप भेज दीजिएगा हमको, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और पुराना Yes, sir. कुछ हमको भेजना है वो सब भी हम आपको भेजेंगे, वो भी आप कर लीजिएगा। जो पहले अभी 3-4 क्लास में पढ़ाए हैं उन पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, वो भी कर लीजिए, ओके। ठीक है बच्चों, है ना। विल स्टॉप, या सबने लिख लिया इसको? चलिए मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना।